आज हम बीकॉम फाइनल जीएसटी का एमडीएस यूनिवर्सिटी 2018 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें 18, 19, 20 और 21 4 साल के पेपर में सोल्व करवा दूंगा, ताकि आप जैसे ही एग्जाम में ये आपके 2 पेपर हो जाएं, उसके बाद जो भी शुरू करें तो फटाफट इन पेपर को कर लें। इसमें ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो कई थ्योरी को हम इग्नोर कर देंगे और प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा लेंगे, ताकि बीच में आपको पूछना नहीं पड़े, या घर बैठे भी अगर आप कर रहे हैं तो फटाफट उसको सोल्व कर लें, एग्जाम टाइम में फ़ोन नहीं करने पड़े। और लास्ट टाइम में मैं मोस्ट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे ही डाल दूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट में लिख देना ये क्वेश्चन कराओ, मैं यूट्यूब पे उस क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो 2018 का पेपर हम देख रहे हैं, इसको अभी याद करना, इसी टाइम याद ही कर लेना मेरे साथ का साथ, ये नहीं कि आप घर जाके याद करेंगे, एक बार पढ़ते ही वापस याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन था कि जीएसटी को दोहरा मॉडल क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि जीएसटी को हम दोहरा मॉडल क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्यों वाला है तो आंसर वैसे लिखना कि जीएसटी को दोहरा मॉडल इसलिए कहा जाता है। जब छोटे थे तो वाई वाले को बिकॉज से शुरू करते थे ना, तो जीएसटी को दोहरा मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 तरह से टैक्स लगता है। अगर क्रेता और विक्रेता अलग अलग स्टेट के हैं तो आईजीएसटी लगेगा। क्रेता और विक्रेता अलग अलग स्टेट के हैं तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। एकीकृत ये माल एवं सेवा कर। और यदि क्रेता और विक्रेता एक ही स्टेट के हैं या यूनियन टेरिटरी के हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी, यूटीजीएसटी लगेगा। आपको ये लिखना है, वापस सुन लें, याद करना। अभी जीएसटी को दोहरा कर इसलिए कहा जाता, 2 बार टैक्स नहीं लग रहा है, दोहरा कर इसलिए कहा जाता है, दोहरा मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 तरह के टैक्स लगते हैं, 2 नाम दिए गए हैं। यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग स्टेट के हैं तो अंतरराज्यीय बिक्री कहलाएगी, और सीजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा, एकीकृत माल एवं सेवा कर। और यदि क्रेता और विक्रेता एक ही स्टेट के हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी के भी तो हो सकते हैं। इसलिए जीएसटी को दोहरा मॉडल कहा जाता है। 2 नंबर का है, ज्यादा मत लिखना, इतना ही लिखना है। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी लिखवाऊं। सेकंड क्वेश्चन देखो, यह है माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत राज्य के भीतर की आपूर्ति और अंतरराज्यीय आपूर्ति को परिभाषित करो। देखो, ये वापस इसी से रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन क्या है, जीएसटी के अंतर्गत अंतरराज्यीय बिक्री को समझाओ, और दूसरा क्या, राज्य के भीतर की बिक्री को समझाओ। आप लिखेंगे अंतरराज्यीय बिक्री से तात्पर्य, अंतरराज्यीय बिक्री से तात्पर्य क्या तात्पर्य है, यदि क्रेता व विक्रेता, क्रेता व विक्रेता अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग राज्य के हैं, तो अंतरराज्यीय बिक्री, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटर स्टेट सेल्स कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा इसी से बन गया विद इन स्टेट सेल, अंतरराज्यीय बिक्री तो वो हो गया, विद इन स्टेट सेल मतलब राज्य के भीतर बिक्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे राज्य के भीतर बिक्री क्या कहलाएगी, वो देखें क्या लिखोगे इसमें। यदि क्रेता और विक्रेता एक ही स्टेट के हैं, माल की सप्लाई राज्य के बाहर नहीं हुई है तो राज्य के भीतर कहलाएगी, और माल अगर राज्य के बाहर बेचा है तो अंतरराज्यीय कहलाएगी, और माल अगर भारत के बाहर बेचा तो एक्सपोर्ट कहलाता है। पता आपको, तो वो यहां नहीं लिखना है। तो 2 नंबर का है, ज्यादा मत लिखना, अभी याद कर लो। पहला क्या लिखोगे, अंतरराज्यीय बिक्री से तात्पर्य यदि माल राज्य के बाहर बेचा है, क्रेता और विक्रेता अलग अलग स्टेट के हैं तो अंतरराज्यीय, और राज्य के भीतर से तात्पर्य यदि क्रेता और विक्रेता एक ही स्टेट में है, माल को राज्य के बाहर
नहीं भेजा है, तो राज्य के भीतर ही बेचा है तो राज्य के भीतर बिक्री कहलाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आया था 2 नंबर का है, ये कह रहा है संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित। संयुक्त आपूर्ति क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को बताइए। तो ध्यान रखना, कंपोजिट मतलब अगर माल जो बेचा आपने उसको आप अलग अलग करके नहीं बेच पा रहे हैं, पार्ट्स वाइज जैसे माल आप बेच रहे हैं उसको आप अलग अलग करके नहीं बेच पा रहे हैं, आपने इकट्ठा कर लिया तो कंपोजिट कहलाएगा। इसमें जो टैक्स लगता है वो जो मेन माल है उसकी रेट वाला लगेगा। इसमें जो टैक्स लगता है जो मेन प्रोडक्ट का टैक्स लगेगा। और मिक्स सप्लाई का मतलब हो गया हम चाहते तो उसको अलग अलग बेच सकते थे, जैसे दिवाली के टाइम में मिठाई का डब्बा, कई पैकेट आते हैं जिसमें कुछ काजू आ गए, कुछ बादाम आ गई, कुछ मिठाई आ गई, एक पैकेट बना के बेच दिया, वो मिक्स सप्लाई है। हम चाहते तो काजू अलग खरीद लेते, बादाम अलग खरीद लेते, मिठाई अलग खरीद लेते, उन्होंने मिक्स सप्लाई कर दिया, मिश्रित आपूर्ति कर दी। तो टैक्स कौन सा लगेगा, जिस पर हायर वाला लग रहा है। एक तो होती है कंपोजिट, एक होती है मिक्स। कंपोजिट का मतलब है कि आप कहीं होटल में रुक रहे हैं और वहां उसके साथ खाना साथ में है, ठीक है। मिक्स का मतलब हो गया एक पैकेट टाइप बन गया, समझ गए। कंपोजिट में कौन सी टैक्स रेट लगेगी, कंपोजिट में मेन प्रोडक्ट वाली टैक्स रेट लगेगी। और मिक्स में कौन सी लगेगी, मिक्स में कौन सी लगेगी, हायर रेट वाली। तो अब इसको आप अपनी तरफ से बनाएं, ये तो मैंने समझाया, लिखेंगे क्या। कंपोजिट के अंदर आप क्या करेंगे, संयुक्त आपूर्ति का से तात्पर्य ऐसी आपूर्ति है जिसको आप अलग अलग करके नहीं बेच सकते। एक ऐसी आपूर्ति जिसको आप अलग अलग करके नहीं बेच सकते, जैसे एक होटल के अंदर है कि यहां पर ठहरने पर खाना फ्री, कंपोजिट कर दिया, यहां आप ठहरेंगे तो खाने का अलग से चार्ज नहीं होगा, कंपोजिट आपकी वैल्यू बना दी, या फ्री का मतलब मिनिमम चार्ज कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें कि आप खाना खा लें, ठहरे नहीं, क्या ये पॉसिबल है, तो कंपोजिट मतलब साथ साथ है, तो वहां जो टैक्स रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, कौन सी लगेगी, प्रधान। प्रधान क्या, होटल में ठहरने का। मिक्स का मतलब होता है कि दिवाली के टाइम में जो पैकेट आते हैं आपके पास, कई लोग पैकेट को मिक्स करके दे देते हैं कि नमकीन भी दे दी, साथ में काजू बादाम दे दिए, कुछ मिठाई डाल दी एक दो, और एक पैकेट बना दिया, ताकि आप कभी भी कोई मेहमान आ गया या कोई मतलब पैकेट बना के दे दिया, आपको अलग अलग नहीं खरीदना पड़ा, लेकिन आप चाहते तो अलग अलग भी खरीद सकते थे। तो इसमें टैक्स रेट कौन सा लगेगा, जो ज्यादा वाला है वो टैक्स रेट लग जाएगा, समझ गए। जैसे मिठाई पर है 18% और काजू और उस पर है 9%, तो हम पूरे पैकेज पर 18% टैक्स लगाते हैं। ये 2 नंबर का है, ज्यादा मत लिखना, इतना ही लिखना, पहले डिफाइन कर देना, टैक्स रेट को बता देना, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए जो माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए लाइबल नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। तो एक तो आप मेरा लिख देना, ये कृषक को नहीं कराना पड़ता, फार्मर जो है ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, पूर्णतया कर मुक्त है, तो 2 लिख देना, एक तो फार्मर का लिख देना और दूसरा लिख देना जो सरकार ने जिसको टैक्स फ्री कर रखा है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता। क्या लिखोगे, 2, एक तो कृषक के लिए और दूसरा सरकार ने जिसको टैक्स फ्री कर रखा है उसके लिए। इन 2 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा, बाकी सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। 2 ही नाम पूछे इसलिए 2 ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकीकृत माल और सेवा कर से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में कि IGST से आप क्या समझते हैं, तो आप सब समझते हैं, क्या समझते हैं, उसको लैंग्वेज बनानी है। क्या लैंग्वेज बनाएंगे, यदि माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा है तो सरकार जो टैक्स लगाती है उसे हम कहते हैं IGST, इतना ही लिखना है।
यदि माल का विक्रय एक राज्य से दूसरे राज्य में किया है तो सरकार जो टैक्स लगाती है उसे एकीकृत माल एवं सेवा कर कहते हैं। इसमें आईजीएसटी लगता है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, समझ गए। अगर आ जाए, मैं आगे बता रहा हूं यूं ही कि सीजीएसटी और एसजीएसटी से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे यदि माल का विक्रय राज्य के भीतर किया है, किसके भीतर किया है, राज्य के भीतर किया है, तो उस पर आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो दो पार्ट में आधा आधा लेती है दोनों, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, समझ गए। अगर आ जाए कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या होता है, तो आप लिखेंगे यदि माल का विक्रय संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में किया है, मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों यूनियन टेरिटरी के हैं, दिल्ली के हैं, दमन दीप ये यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी शायद यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यहां क्रेता और विक्रेता अगर यूनियन टेरिटरी के हैं तो एक पार्ट सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का, तो सीजीएसटी, और दूसरा पार्ट उस स्टेट का। अब चूंकि वो स्टेट यूनियन टेरिटरी है तो वो यूटीजीएसटी कहलाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है शून्य दर आपूर्ति क्या है। शून्य दर आपूर्ति का मतलब है यदि माल जहां बेचा जाता है वहां पर सरकार ने टैक्स रेट 0 कर दिया। यदि हमने माल बेचा और जिस जगह माल बेचा वहां पर सरकार ने कह दिया कि यहां आप टैक्स मत लेना बेचते टाइम, तो 0 रेट सप्लाई कहलाती है। एक तो होता है टैक्स फ्री, एक होता है 0 रेट, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है पता है? टैक्स फ्री का मतलब है कहीं भी बेचो टैक्स फ्री है, आप चाहे यहां किशनगढ़ में बेचें चाहे अजमेर में बेचें टैक्स फ्री है। एक होता है 0 रेट कि अगर आप स्पेसिफिक इस जगह माल बेचोगे तो टैक्स नहीं ले सकते और उसकी रिलीफ आपको गवर्नमेंट दे देगी। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब हम माल बेचते हैं, कहां बेचते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब माल बेचते हैं सेज, और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार हमारे उस एरिया को प्रमोट करने के लिए, सेज को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार कह देती है इस गुड्स पे टैक्स 0 लगेगा, मतलब नहीं लगेगा, वो होता है 0 रेट। अब देखो आप लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने समझा दिया। आप लिखेंगे 0 रेट सप्लाई से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र में माल बेचने से है जहां पर सरकार ने टैक्स रेट 0 कर दी हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वह एक्सपोर्ट करने पर, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में माल बेचने पर और एक्सपोर्ट करने पर सरकार टैक्स को, कई माल पर टैक्स को 0 कर देती है, उसे हम कहते हैं शून्य माल की सप्लाई, 0 रेट सप्लाई कह देते हैं। ठीक है। अगला है समझौता स्कीम किन व्यवसाय पर लागू होता है। तो इसकी एक बार इसको रोकना एक मिनट। 7th क्वेश्चन था कि समझौता स्कीम किन व्यवसाय पर लागू होता है। समझौता स्कीम किन व्यवसाय पर लागू होता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। समझौता स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और कुछ विशेष राज्यों में आधा कर लेना 75 लाख से कम है। अब विशेष राज्यों को समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना ही लिखना कि कंपोजिशन स्कीम वो व्यापारी अपना सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट में उनको 75 लाख से कम होने पर भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं सीमा शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 है सीमा शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कोई भी शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्व बढ़ाना। चाहे वो सीमा शुल्क का पूछे, चाहे जीएसटी का पूछे, चाहे आयकर का पूछे, टैक्स लगाने का मेन जो पर्पज है वो रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो आपका छोटा सा आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि 4 लाइन में लिखें कि सीमा शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का राजस्व बढ़ाना है, रेवेन्यू इंक्रीज करना इंग्लिश में। ठीक है। फिर ये कह रहा है 9th क्वेश्चन में सीमा शुल्क के 4 अधिकारियों के नाम लिखो। तो देखो सीमा शुल्क के 4 अधिकारी अभी याद कर लेना। एक तो होता है मुख्य आयुक्त, क्या होता है? दूसरा केवल आयुक्त, तीसरा पहला तो मुख्य आयुक्त, दूसरा क्या है? केवल आयुक्त, तीसरा संयुक्त आयुक्त,
चौथा, सारे आयुक्त ही आयुक्त है ना, कुछ नहीं आए तो 4 बार लिख देना आयुक्त 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 आयुक्त, है ना। उप आयुक्त, याद हो गया? कुछ ट्रिक बताऊं क्या? ये तो याद ही हो गया ना, ठीक है। मुख्य आयुक्त, फिर आयुक्त, फिर संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त, 4 है ये, ठीक है। एक आता है राशिपातन विरोध शुल्क क्यों लगाया जाता है। अब देखो, इसके लिए आपको डंपिंग को समझना पड़ेगा कि राशिपातन है क्या। अब इसके लिए थोड़ा सा समझे बगैर इसको आप याद नहीं कर सकते। तो राशिपातन का इंग्लिश में होता है डंपिंग करना। मेरा एक स्टूडेंट है जो चाइना रहता है, किशनगढ़ का ही है। मैंने उसको कहा एक लैपटॉप लिया ना मेरे लिए, तो उसने कहा सर लैपटॉप वहां महंगे मिलते हैं। तो मैंने कहा चाइना का प्रोडक्ट यहां सस्ता मिलता, तो यहां से सस्ता तो वहां मिलेगा, मैंने ये सोचा। तो उसने कहा नहीं सर वहां महंगा मिलता है। तो फिर मैंने ये सोचा यहां सस्ता क्यों मिलता है। तो सरकार क्या करती है, अब सरकार, चाइनीज सरकार या इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्री में बेचने के लिए सेलर को सब्सिडी दे देती है। समझना, जैसे आपके मान लो कॉस्ट आई 50,000, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई मशीन बनाई, उसकी कॉस्ट आई 50,000, ठीक है। आप इसको आउट ऑफ इंडिया सोल्ड करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजोगे तो बाहर आपको फॉरेन के प्रोडक्ट से कॉम्पीट करना पड़ेगा। अमेरिका का भी वहां पर होगा, मतलब आज अगर कोई आउट ऑफ कंट्री हम माल भेजें, कोई नेपाल या कोई श्रीलंका या माल खरीदना चाह रहा है, वहां का व्यापारी खरीदना चाह रहा है, तो वो तो देखेगा ना सस्ता कौन सा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा है। तो वहां पर फॉरेन के प्रोडक्ट को कंपीट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है। क्योंकि मान लो हमारा 50,000 की कॉस्ट आ गई हमारी, और हम 10,000 कमाना चाहते हैं, हम 60,000 में सोल्ड करना चाहते हैं, और चाइना का माल वहां 45,000 में सोल्ड हो रहा है। चाइना उस प्रोडक्ट को, वैसे प्रोडक्ट को 45,000 में बेच रहा है। क्या हमारा माल बिकेगा? क्या हमारा माल बिकेगा? क्या, क्यों नहीं बिकेगा? तुम तो कह रहे हो फॉरेन लेवल की हमारे देश में नहीं बिकेगा, हम चाइना का खरीद लेंगे। हमारी कॉस्ट है 50,000, हम बेचना चाह रहे हैं 60,000 में, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। चाइना उसको सोल्ड कर रहा है 45,000 में। वो कैसे कर रहा है वो समझा दूंगा। तो चाइना ने क्या किया, चाइना के भी कॉस्ट वही 60 आ रही थी, 55 मान लो, 70 मान लो, अब वहां की टेक्नोलॉजी मान ली, जैसे भी हो, हमें को ये नहीं देखना है। सपोज उसकी कॉस्ट आ रही थी 60,000, हमारी कॉस्ट आ रही थी 50,000, हम 10,000 कमाना चाहते हैं, तो हम 60 में बेचना चाह रहे हैं। चाइना की कॉस्ट आ रही है 60 में, 60,000 उसकी कॉस्ट आ रही है, फिर भी वो 45,000 में सोल्ड कर रहा है वहां का व्यापारी। वहां की गवर्नमेंट ने डंपिंग कर दिया। कैसे कर दिया? वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें फॉरेन पर कब्जा करना है, अपने प्रोडक्ट को आगे भेजना है, तो तुम इसको 45,000 में सोल्ड करो। तो व्यापारी ने मना कर दिया कि जब मेरी कॉस्ट 60,000 आ रही है तो हम कैसे 45 में सोल्ड करें। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप तो 45,000 में सोल्ड करो, आपकी कॉस्ट 60 है तो 15 तो ये ले लेना, 10,000 आपका प्रॉफिट ले लेना, सरकार आपको देगी। तो 45 में प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया और 25 गवर्नमेंट ने दे दिए, तो उसको 70 मिल गए, और इंटरनेशनल मार्केट में उसका माल सस्ता हो गया। इसे हम कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं राशिपातन, और इंग्लिश में कहते हैं डंपिंग करना। समझ में आ गया क्या? अब इसको लिखेंगे कैसे, समझ में आ गया क्या आपके? हाथ उड़ गया? अब इसको इजी लैंग्वेज में समझा, कई बार क्या ज्यादा समझाना भारी पड़ जाता है। सरकार द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी बढ़ाने के लिए अपने व्यापारियों को सब्सिडी दे देती है कि वहां आप सस्ता बेचिए, और जो घाटा होता जो आपको कमाना है वो आपको हम आपको अलग से देंगे, उसे हम राशिपातन कहते हैं। अब इसका विरोध क्यों करते हैं? इसका विरोध इसलिए करते हैं
कि अगर मान लो चाइना राशि पातन करता जा रहा है तो बाकी कंट्री का तो माल बिकेगा ही नहीं, और एक कंट्री का चारों तरफ क्या हो जाएगा, साम्राज्य टाइप हो जाएगा, जैसे अभी चाइना कर रहा है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको रोकने के लिए हम कस्टम बढ़ा देते हैं, हम इंपोर्ट पे टैक्स लगा देते हैं, ताकि वो कितनी भी सब्सिडी दे हम टैक्स बढ़ा दें। हम टैक्स बढ़ा देंगे तो भारत में आते आते उसको महंगा करने का प्रयास करते हैं, 100% महंगा तो नहीं कर पाते। फिर हम मोरल फुल मैसेज करते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदें, चाइनीज प्रोडक्ट मत करें, स्वदेशी को अपनाएं। ऐसे करके भी हम मोरल के रूप में भी हम हमारे लोकल, हमारे मार्केट को सपोर्ट करते हैं, और कस्टम लगाकर हम राशि पातन का विरोध करते हैं। लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे? एक देश द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए या ज्यादा सोल्ड करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे तो कहते हैं राशि पातन, और दूसरे देश द्वारा इनका जो विरोध किया जाता है वो होता है राशि पातन का विरोध करना। अब क्यों किया जाता है आ जाए, तो इसका मतलब है अपने देश के प्रोडक्ट को बचाने के लिए, नहीं तो देश की इंडस्ट्री नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट हो जाएगी कि अगर आप पूरा का पूरा माल फॉरेन से लेने लग गए तो फिर हमारा माल बिकेगा ही नहीं, हमारा माल कौन खरीदेगा? जब माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, हम फॉरेन पर डिपेंड हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे, आपको सेलेक्टेड चूज करने हैं। तो जो अच्छा है, कितने 4 मार्क्स के हैं? 5 के, इस बार 5 के है ना, पहले तो 4 के थे, कंफ्यूज कर दिया। 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि इनपुट क्रेडिट कब मिलेगी। इनपुट क्रेडिट की पात्रता बताइए। क्या बतानी है? इनपुट क्रेडिट की पात्रता बतानी है कि किसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, पहली शर्त, आपके पास बिल होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास इनपुट माल खरीदते टाइम जो टैक्स दिया था उसका बिल नहीं है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो इनवॉइस होना चाहिए आपके पास। दूसरा, माल या सेवा प्राप्त हो जानी चाहिए, डिलीवरी मिल जानी चाहिए। ये नहीं कि माल तो आया ही नहीं है फिर आप इनपुट क्रेडिट लेने लग गए। इनपुट क्रेडिट के लिए माल आ जाना चाहिए, ठीक है, माल प्राप्त कर लियो, डिलीवरी ले लियो आपने। तीसरा है, माल यदि किस्तों में खरीदा है, माल किस्तों में खरीदा है या सर्विस आपने किस्तों में ली है, तो अंतिम किस्त आ जानी चाहिए। प्राप्त हो गई हो। समझ गए क्या? ठीक है, माल का अदर यूज नहीं करना चाहिए, माल व्यापार में ही काम में लिया हो, जिस पर्पज के लिए खरीदा है वो पर्पज ही पूरा किया हुआ। समझ गए? वापस देखो, 4 नंबर का है तो 10-20 पॉइंट मत लिख देना, वो 15 नहीं देगा फिर। ठीक है, वैलिड इनवॉइस हो, माल खरीदने की आपके पास बिल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। माल चोरी का है, आपके पास बिल नहीं, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। माल या सेवा आपको प्राप्त हो गई हो। माल किस्तों में खरीदा है, अगर माल आपने किस में खरीदा है? किस्तों में खरीदा है, तो क्या हो जाना चाहिए? अंतिम किस्त मिल जानी चाहिए। माल तो भी पूरा मिला ही नहीं, डिलीवरी पूरी मिली नहीं रहा, आप करें इनपुट क्रेडिट दो। क्यों? और माल जिस काम के लिए खरीदा उसी में यूज होना चाहिए। व्यापार के लिए खरीदा है, अब ये नहीं कि आपने व्यापार के लिए खरीदा और आप घर पे काम में लेने लग गए, ड्राइंग कर लिया, आपने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अदर यूज नहीं होना चाहिए। 3-4 ही लिखने, ज्यादा मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली आता है, तो इसको तो आपको समझना ही समझना है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड जयपुर ने XYZ लिमिटेड कोटा को 10,000 तैयार कमीज की सप्लाई का अनुबंध किया। मतलब सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड सेलर है और XYZ लिमिटेड क्या है? बायर है। ध्यान देना, जयपुर से कोटा
दोनों ही किसमें है? राजस्थान में। ठीक है, प्रत्येक कमीज का मूल्य 200 है। कमीज का मूल्य कितना है? 200 रुपीज प्रत्येक का। माल को डिजाइनर डिब्बों में पैक करके XYZ लिमिटेड के शोरूम पर सप्लाई दी जाएगी। पैक करके शोरूम पर माल भेज देंगे। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। मैं अपने आप को सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड का मान लेता हूं। मैंने कोटा में सप्लाई दी, सप्लाई देनी है। बात हुई 10,000 कमीज की और एक कमीज का मूल्य क्या है? 200। तो 10,000 को मैं 200 से 10,000 इंटू 200 करूंगा तो 20 लाख के तो कमीज हो गए। ठीक है, तो क्या फिकवा दे यूं ही? उसकी पैकिंग मुझे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो उसकी मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी। तो पैकिंग पे मेरे 50,000 खर्च हुए और डील क्या हुई थी कि उसके शोरूम पर सप्लाई दूंगा, तो भाड़ा लगेगा या नहीं लगेगा? तो भाड़ा लगेगा। और बिना इंश्योरेंस करवाए अगर माल बेच दिया तो माल रास्ते में एक्सीडेंटल केस में नष्ट हो गया और कुछ हो गया, जल गया तो नुकसान हो जाएगा। अब आप यूं सोचें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 20 लाख का माल कितने का? 20 लाख का। पैकिंग माल की करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी? तो पैकिंग के 50,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा कितना? 10,000 रुपए, और बीमा करवाना पड़ेगा 20,000 रुपए। ठीक है, तो एक तरह से माल जो है वो कंपोजिशन है या मिक्स सप्लाई है? हाँ, ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कंपोजिशन और मिक्स में जो डिफरेंट बताना चाह रहा हूं वो ये है, क्या केवल बीमा करवा दें माल नहीं भेजें? पॉसिबल है क्या? क्या केवल ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे दे दें, बीमा नहीं करवाएं, बीमा अलग करवाएं? पॉसिबल है क्या? इस माल को भेजने के लिए मुझे माल भी चाहिए, मुझे पैकिंग भी करवानी पड़ेगी, मुझे ट्रांसपोर्ट वाले को भी देना पड़ेगा और इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। मैं सेपरेट नहीं कर सकता। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नमकीन सेपरेट, काजू सेपरेट, बादाम सेपरेट, नहीं कर सकता। ये कंपोजिशन स्कीम हो गई, ये कंपोजिशन सप्लाई हो गई, स्कीम नहीं। ठीक है, संयुक्त पूर्ति, इसमें टैक्स रेट कौन सी लगेगी? कपड़े वाली। मेन प्रोडक्ट क्या आपका? वो बाकी सारे खर्चे क्यों किए आपने? कपड़े के कारण किए हैं, न कि ट्रांसपोर्ट के कारण कपड़ा भेजा है, न कि इंश्योरेंस के कारण कपड़ा भेजा है। हमने कपड़े के कारण पैकिंग की, हमने कपड़े के कारण ट्रांसपोर्ट करवाया, हमने कपड़े के कारण इंश्योरेंस करवाया। तो टैक्स रेट सबकी दे रखी है, लेकिन मैं किसकी लूंगा? मैं मेन प्रोडक्ट की लूंगा। और मेन प्रोडक्ट की टैक्स रेट क्या है? 12%। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखो। यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लॉथ्स, वैल्यू ऑफ शर्ट लिख देना आप। ठीक है, वैल्यू ऑफ शर्ट कर देना। 10,000 शर्ट इंटू 200 तो 20 लाख हो गया। फिर आपके पैकिंग 50,000, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन कितना? 10,000, और इंश्योरेंस कितना? इंश्योरेंस 20,000। तो ये हो गया कितना? 20 लाख और 80,000, 20 लाख 80,000। अब क्वेश्चन में इसकी जीएसटी रेट दे रखी है, इसकी जीएसटी रेट दे रखी है, इसकी जीएसटी रेट दे रखी है और इसकी जीएसटी रेट दे रखी है। लेकिन हम नोट डालेंगे कि ये संयुक्त पूर्ति है। क्या डालोगे? ये संयुक्त पूर्ति है, क्योंकि इसको साथ ही दिया जाएगा। समझ गए संयुक्त क्या होता है? ठीक है, फिर आप दूसरा नोट डालोगे कि संयुक्त पूर्ति में, लिखूंगा यहां, पहला नोट लिख देता हूं, यह कंपोजिशन सप्लाई है, संयुक्त पूर्ति है। दूसरा, इसमें प्रधान माल, मैं लिखूंगा बीच में ब्रैकेट में शर्ट की टैक्स रेट लागू होगी, और शर्ट पर टैक्स रेट कितनी है? 12%। तो मैं क्या करूंगा, या लिखूंगा जीएसटी, तो 20,80,000 का
12%, जो भी आए कितना आ रहा है 2,49,600 भी है, ठीक है। अब आप इसके दो टुकड़े कर देंगे, माल तीसरा लिखेंगे, माल का दोनों व्यापारी क्रय और विक्रय दोनों राजस्थान में है, तो 6% CGST में जाएगा और 6% SGST। 12 तो लग गया, टैक्स तो इतना है, लेकिन CGST आधा और आधा SGST। यहां लिख देना CGST करके इसका आधा और SGST करके बाकी आधा। यहां लिखेंगे क्या लिखोगे यहां कंपोजिशन सप्लाई एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये 4 नंबर सीधे आ जाएंगे। कंपोजिशन समझ गए क्या? संयुक्त पूर्ति इसको कहते हैं, ठीक है। कई होटल वाले आपको पता है तो एक वो पूरा बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं कि आपको सिर्फ उतरना है, लाना भी उनका, घुमाना भी उनका, खाना भी उनका और रहना भी उनका। तो मेन उनका होटल का नाम आते ही रहना होता है और बाकी सारा उसके साथ होता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ घुमा दो, रहने के लिए तो हमारे यहाँ पर रिश्तेदारों के मकान है, तो वो होटल वाला फिर उस पैकेज में शामिल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, इसको सिर्फ याद कर जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये कह रहा है PQR लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए तैयार पोशाक बनाने वाली एक कंपनी RST लिमिटेड से 500 रुपए वाले 80 वाउचर खरीदे, जिन पर 6 मार्च 2021 अंकित है। RST लिमिटेड ने 8 मार्च 2021 को वाउचर जारी कर दिए, क्या करने के लिए? तैयार पोशाक के लिए, मतलब पोशाकें तैयार है। 500 रुपए वाले 80 वाउचर हैं। RST लिमिटेड ने 8 मार्च को वाउचर जारी कर दिए। वाउचर को उनको जारी करने की तिथि के 10 दिन के भीतर कभी भी RST लिमिटेड शोरूम से माल उठा सकती है, ठीक है। PQR लिमिटेड ने कर्मचारियों ने इन वाउचरों को 14 मार्च 21 को बुनाया, मतलब 14 मार्च 21 को माल उठाया। वाउचर की सप्लाई का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब तुम क्वेश्चन नहीं समझे, मेरी बात सुनो ढंग से। रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, उसके वाउचर, जैसे आप कहीं नाश्ता करते हैं, आजकल वाउचर आता है, वो वाउचर दिखा के करते हैं, तो 80 रुपए का एक वाउचर, 500 रुपए का एक वाउचर। खरीदने वाले ने 80 वाउचर खरीदे, 50 वाउचर, 100 वाउचर, 200 वाउचर खरीदे, किसके? रेडीमेड पोशाक के, ठीक है। अब बाद में क्या किया? 8 मार्च को वाउचर जारी होंगे, उसके बाद वो 10 दिन में माल उठा सकता है, और उसके कर्मचारियों ने 14 मार्च को वाउचर उठाए, माल उठाया। एक डेट तो है 6 मार्च, 8 मार्च को वाउचर जारी हुए और 14 मार्च को वाउचर से माल उठा लिया। क्या किया? 14 मार्च को वाउचर से माल उठा लिया। क्लियर? अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या लें, तो आप नोट लिखना आंसर में, माल स्पेसिफिक है, पहचानने योग्य है और उस टाइम माल तैयार है, तो जिस दिन वाउचर जारी किए गए वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। इतना सा है 4 नंबर का कि माल क्या है? पहचानने योग्य है, उस समय विद्यमान माल है, पहचानने योग्य है, रेडीमेड ड्रेसेज। और वाउचर जिस दिन जारी किए, किस दिन वाउचर जारी किए? 8 मार्च को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 8 मार्च माना जाएगा। इतना लिखते ही 4 नंबर है। हमने क्या देखा? हमने पहला तो देखा माल पोशाक तैयार है, पहचानने योग्य है, विद्यमान माल है, और दूसरा हमने देखा कि वाउचर जारी कब किए, तो जब वाउचर जारी किए थे वो डेट क्या हो गई? टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन तुम पढ़ते रहना, चोरी है देख लेना। 15वां देखिए, कुछ पुर्जे वायु मार्ग द्वारा जर्मनी से 60,000 DM के CIF मूल्य पर भाड़ा 15,840 DM वायु मार्ग का भाड़ा है और 960 DM बीमा वे सम्मिलित है। एक्सचेंज रेट दे रखिए 23 रुपये 40 पैसे 1 DM की, और आपको क्या बताना है? एसेसेबल वैल्यू बताना है। क्वेश्चन को ब्रेन में एडजस्ट करें, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन कस्टम का है, पता चल गया है क्वेश्चन कस्टम का है। दिया हुआ क्या है? CIF दे रखा है,
क्या दिया हुआ है, CIF दिया हुआ है, समझ गए, ठीक है। अब जब CIF है और माल कहां से मंगाया आपने, बाई एयर मंगाया है, अगर बाई पोर्ट मंगाते, बाई वोएज मंगाते आप माल, तो CIF इसी को रख लेते हैं हम, क्योंकि आप नीचे नोट डालना, माल वायु मार्ग से मंगाने पर, क्या करने पर, वायु मार्ग से माल मंगाने पर जो भाड़ा होता है वो FOB का 20% या एक्चुअल, दोनों में से कम वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, दोनों में से कम वाला लेते हैं। अब दोनों में से कम वाला लेने के लिए FOB चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FOB निकालेंगे। FOB कैसे निकालते हैं वो देखें, तो क्या आता है, CIF आता है। FOB में भाड़ा और बीमा जोड़ने पर क्या आता है, CIF आता है, ठीक है। इसका मतलब ट्रांसफर कर दें, मैथ्स तो जानते ही हो, तो FOB बराबर ये CIF माइनस फ्राइट माइनस इंश्योरेंस। FOB क्यों निकाला, तो यह नोट डालना, बाद में लिख दूंगा मैं नोट में, क्योंकि माल वायु मार्ग से मंगाया है। FOB क्यों निकाला आपने, क्योंकि माल आपने किससे मंगाया है, वायु मार्ग से मंगाया, बाई एयर मंगाया है। अगर बाई सी होता, समुद्री मार्ग से होता, तो मैं नहीं निकालता, ठीक है। तो यहां पर FOB बराबर CIF बोलना, CIF क्या है, 60,000 माइनस फ्राइट कितना है, और इंश्योरेंस 900, तो FOB क्या आ जाएगा, 43, बस ये LDM, ये करेंसी का नाम है कुछ। तो ये आपके FOB आ गया। ये कह रही है कि वो CIF का मतलब ये आपको पता है ना कि भाड़ा और बीमा सहित होता है। ये कह रही है कि सहित है इसलिए घटाया है, भाड़ा और बीमा सहित है इसलिए घटाया है। मैं कह रहा हूं कि वायु मार्ग से माल मंगाया है तो भाड़े में चेंज आ सकता है। अगर समुद्री मार्ग से माल मंगाते तो फिर भाड़े में चेंज नहीं आता, तो पहले हम घटाते फिर हम वापस जोड़ते। इससे अच्छा है कि CIF से काम चला लेते। CIF का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट आफ्टर इंश्योरेंस एंड फ्राइट होता है, समझ गए। तो यहां लिखूंगा मैं कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, ये वर्किंग नोट था ये। अब मैं यहां लिखूंगा FOB कितना, 43,200, 43,200 हो गया। ऐड करेंगे, विशाल बाहर जाके बात कर ले। ऐड करेंगे फ्राइट, ठीक है। फ्राइट क्या होगा, FOB का 20% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, क्यों, बाई एयर माल मंगाए। तो यहां लिखेंगे 43,200 का और एक्चुअल, ये कितना आ रहा है, 8,640 और ये आ रहा है 15,840, विच एवर इज लोअर 8640। आप इसको वर्किंग नोट में करके यहाँ पुट कर देना चाहिए। और फिर लेंगे हम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्चुअल दिया हो तो एक्चुअल ही लेते हैं, एक्चुअल नहीं हो तो FOB का 1.125% लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कितना दे रखा है, 960। ऐड करना, ये हो गया कॉस्ट आफ्टर इंश्योरेंस एंड फ्राइट। क्या हो गया, कॉस्ट आफ्टर इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो ऐड करना, देखिए कितना, 52,800, 52,800। ये क्या आ गया,
CIF आ गया। आपको क्या निकालना है? एसेबल वैल्यू। मैं दोनों को सेम मानता हूं, फर्क इतना सा है कि CIF के अंदर क्या है, फॉरेन करेंसी रहती है और एसेबल वैल्यू में हमारी करेंसी होती है। तो यहां लिख दूं, ये एसेबल वैल्यू बराबर ये 52,800 इंटू एक्सचेंज रेट क्या है, ये आपके 23.40। ये जो भी आएगी वो आपके एसेबल वैल्यू हो जाएगी। समझ गए क्या? कर लोगे ये? अब लेते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन। सी पार्ट है आपके 20 मार्क्स का, 15 का इस साल हुआ है, वो उस टाइम तो 20 का आया था ना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मैसर्स XYZ लिमिटेड जयपुर के एक ऑथराइज जो करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। और इनके ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। अब इसके रूल देखे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया तो रूल पता होना चाहिए। क्या क्या रूल है? पहला, कहां तक माने होता ना 1%, 0.5%, 0.1%। तो फर्स्ट क्या था? 1 लाख तक। अगर 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन है, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख, तो आप क्या करेंगे? 1% और 250 विच इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ गए? अगर आपका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज तक है, जो सौदा किया आपने वो 1 लाख की वैल्यू का है, तो ट्रांजेक्शन का 1% और 250 रुपीज विच एवर इज हायर। तो अपने आप ही 250 से कम तो ले नहीं सकते। फिर है 1 लाख से आपके 10 लाख तक है, मोर देन 1 लाख बट लेस देन अप टू 10 लाख। तो आप क्या करेंगे? 1 लाख तक तो 1% हो गया, तो 1000 कहां तक? अप टू 1 लाख, तो ये तो हो गया 1000। और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग पर कितना आ जाएगा? 0.5%। क्लियर? अब इसके बाद है, अगर मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख, तो देखो 1 लाख तक तो 1000 हो गया, 1 लाख का 1%, 9 लाख का 0.5%, 4500। समझ में आ रहा है? तो ये 1 लाख का तो हो गया आपके 1000 और 9 लाख का हो गया आपके 4500। तो ये हो गया अप टू 10 लाख 5500 और रिमेनिंग पर 0.1%। लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? और 60,000 विच एवर इज लोअर। 60,000 से ज्यादा ले नहीं सकते आप, विच एवर इज लोअर। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वापस समझा रहा हूं, हमने इंडियन करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज किया, हमने डॉलर को रूबल में चेंज किया, रूबल को रुपयों में चेंज किया। तो जो आपकी करेंसी चेंज की वैल्यू है, अगर वो 1 लाख तक है, कहां तक है? तो हम 1%, 1 लाख तक में 50,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो 1 लाख तक तो हम क्या लेंगे? 1%। लेकिन मैं 250 रुपए से कम नहीं ले सकते। तो 1% और 250 विच एवर इज हायर। अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो 1 लाख तक तो 1,000 हो गया और रिमेनिंग पर आपके 0.5%। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख तक तो 5500 हो गए और रिमेनिंग पर 0.1%। लेकिन मैक्सिमम कितना? 60,000। 60,000 से ज्यादा
नहीं ले सकते, दोनों में से कम वाला लेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया रूल जो आपको मैंने समझा दिया। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखें, ये है 600 ट्रांजैक्शन है, कन्वर्जन ऑफ कनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपीज, एवरी ट्रांजैक्शन है 15,000 पर ट्रांजैक्शन। देखो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहा हूं। हमारे 1600 ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जो कैनेडियन को इंडियन में चेंज किया। अब इसको मैं नहीं लिखूंगा कि कैनेडियन को इंडियन में चेंज किया, वो तो हम तो करेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और एवरी ट्रांजैक्शन कितने का है? 15,000 पर ट्रांजैक्शन। मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, बाद में क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आंसर बाद में लिख दूंगा। दूसरा है 300 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें एक ट्रांजैक्शन 1 लाख का है। 300 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें कितने का है? 1 लाख पर ट्रांजैक्शन। ठीक है। फिर आपके 100 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो एक ट्रांजैक्शन कितने का? 7 लाख रुपीज का। 100 है नहीं है, 7 लाख। फिर 150 ट्रांजैक्शन कितने का? 150 लाख, ठीक है, 700 सही कर दूंगा अभी यहाँ। 500 ट्रांजैक्शन, 500 ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन 24,000 का। और रूल से एप्लीकेबल होता है आपके IGST 2017 का 32(2)B। ये क्वेश्चन है। एक ट्रांजैक्शन भूल गए, कौन सा? 4 ट्रांजैक्शन, 100 ट्रांजैक्शन है 500 लाख का। 100 4, 1 2 3 4, 100 ट्रांजैक्शन एक में कितने का है? 500। एक ट्रांजैक्शन रह गया। ये क्वेश्चन है शॉर्ट में। अब मेरी बात ढंग से सुनना, इनको तो इग्नोर कर दो, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। कर दिया? बाद में वापस ले लेना। यहां पर है ये 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, ये 1 लाख है, ये 1 से 10 लाख के बीच में है, 0 से 10 लाख अप टू 10 लाख, ये मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख और लेस देन 1 लाख। नियम वापस समझा रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन किस में है? अप टू 1 लाख में है। तो रूल क्या है? 1% और 250 विच एवर इज हायर। तो ये फर्स्ट जो फर्स्ट है, इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाम दे देता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 ट्रांजैक्शन। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप टू 1 लाख का। ठीक है। 6 ट्रांजैक्शन है अप टू 1 लाख का। क्लियर? अब है सेकंड ट्रांजैक्शन अप टू 1 लाख का। थर्ड ट्रांजैक्शन अप टू 10 लाख। फिर फोर्थ और फिफ्थ ये ट्रांजैक्शन है मोर देन। समझ में आ रहा है क्या? जो पहले नहीं पढ़े हुए हैं उनके समझ में आ रहा है क्या? ये तो मैं देख देख के लिख रहा हूं। 1 लाख से कम है उसको मैंने अप टू 1 लाख तक है उसको मैंने अप टू 10 लाख लिख दिया। जो 10 लाख तक है उसको मैंने अप टू 10 लाख लिख दिया। पहले वाले को अप टू 1 लाख, फिर अप टू 10 लाख, फिर मोर देन 10 लाख। यहां पर ट्रांजैक्शन 15,000 का, 15,000 का 1% और 250 विच एवर इज हायर। कौन सा लोगे? हायर वाला लोगे। तो ये 150 और 250 हायर कौन सा है? समझ गए? तो इसमें मैं लूंगा, एक बार कर लेता हूं ये वर्किंग नोट टाइप।
वैल्यू ऑफ सप्लाई लूंगा एक ट्रांजेक्शन के 250 और गुणा कर लूंगा 600 से। क्लियर आ गया तुझे? ये है 6 ट्रांजेक्शन 24,000 का 1% और 250 विच एवर इज हायर। ये 240 हो रहा है, ये 250 हो रहा है। हायर कौन सा है? 240 हायर है या 250 हायर है? 250। चलो ये तो जानते हो तुम, तो मैं यहां लिख दूंगा 250। क्लियर यहां तक? तो अब चलते हैं सेकंड। ये सेकंड ट्रांजेक्शन 1 लाख है, तो वही रूल तो वही है, 1 लाख का 1% और 250 विच एवर इज हायर। कौन सा है? ये 1000 है। 1000 और 250 में ज्यादा कौन सा है? 1000। ये सेकंड ट्रांजेक्शन में लिख देता हूं 1000। क्लियर है? अब चलते हैं ये थर्ड पे। थर्ड कितना है? 7 लाख। 7 लाख किस में आता है? अप टू 10 लाख में। तो देखो 1 लाख का तो 1000 हो गया, 1 लाख तक 1000, टोटल कितना? 7 लाख है ना। तो 6 लाख का यूं लिखूं क्या? 1 लाख का 1%? अच्छा लगेगा तुम्हें ना? 6 लाख का 0.5%। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, समझ गए? 1 लाख का 1% 1000 और 6 लाख का 0.5% कितना? 3000। तो कितना हो गया? 4000। ठीक है? इसके बाद आपके ये मोर देन 10 लाख है। 500 लाख कितना होता है? मोर देन 10 लाख कोई कहते हैं? मोर देन 10 लाख। तो ये 1 लाख का 1%, 9 लाख का 0.5%, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। कितना बचा? 490 लाख का पॉइंट। क्लियर? 1 लाख का 1%, ऊपर के 9 लाख का 10 लाख तक का यही नियम होता है। तो ये टोटल कितना हो गया? और 60,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर ले लेंगे। तो कितना लूं? 54,500। लास्ट ये कितना? 700 लाख है। मुझे लगता है ये 60,000 से ज्यादा जाएगा। तो देखो 1 लाख का 1% प्लस 9 लाख का 0.5%, 10 लाख हो गए। अब 700 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिए, 690 लाख बचेंगे, ये तो पता है। तो ये 690 लाख का 0.1%, तो ये आ गया 74 और 60,000 विच एवर इज, हाथ हायर पे जा रहा है पर तुम्हें लोअर लेना है ना। दोनों में से लोअर क्या है? 60,000। ये हमने खुद को प्रिपेयर किया है। ये नहीं कि हमने आंसर आ गए, आंसर नहीं आए। आंसर कब आएंगे? अब आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब कैसे लिखेंगे? कॉपी पेस्ट करना पहले ट्रांजैक्शन को, जो दे रखा है ना बुक में, उसको करना कॉपी पेस्ट। ये वर्किंग नोट दे दिया आपने, वर्किंग नोट दे दिया, तो अब डिजाइन मत डालना। पहले ट्रांजैक्शन को कॉपी पेस्ट करने के 600 इंटू 250 कर देना। मैं करूं क्या कॉपी पेस्ट? भाई आप यूं पहला ट्रांजैक्शन पूरा लिखना यूं, फिर आप करना 600 इंटू 250,
एग्जाम टाइम में अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना। दूसरा है 300 इंटू 1000, ये 100 इंटू 4000, 100 इंटू 54,500, 150 इंटू 60,000 और 500 इंटू, ये आप इसको यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ पूरा लिखना, मेरी तरह मत करना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर वो अंडर रूल 32 जो दे रखा है कॉपी पेस्ट कर देना। आ गए 15 मार्क्स सीधे, वापस समझाऊं क्या? फटाफट समझा तो तू गए तो नहीं? ठीक, तुझे झूठिया मत पढ़ना। हाँ तू बातें कर, तू सोच रहा फंस तो गया है। ठीक है, ये वर्किंग नोट पहले ढंग से देख लेना, नहीं आए तो वापस बता देना, मैं वापस करवा दूंगा, चिंता मत करना ना। इसके और में था, ढंग से समझो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा और में था। यह है मुंबई के बी ने हैदराबाद के एच से 1,18,000, 18% IGST सहित। अब मुंबई का हैदराबाद का तो डेफिनेटली IGST होगा ना, और कितना परसेंट? 18% IGST सहित। अब जो बुद्धिमान लोग थे ना, उनको तुरंत देखते ही पता चल गया 18,000 इसमें IGST है। तभी मैं कैसे आया वो बता दूंगा। 1,18,000 का माल, 18,000 मतलब 18% IGST सहित, ये रॉ मटेरियल था। फिर उसने एक स्थानीय व्यापारी से 1,05,000 का माल, स्थानीय व्यापारी शब्द आ गया तो CGST SGST अपने आप हो गया। तो ये खुद भी कह रहा है बेचारा 5% CGST और 5% SGST सहित कच्चा माल खरीदा। उसने एक अन्य स्थानीय व्यापारी से जिसने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना रखा है, उससे भी 35,000 का कच्चा माल खरीदा। ठीक है, उसने 40,000 रुपये खर्च किए और लागत का 12% लाभ के लिए जोड़ा। कुल मिलाकर अब आप थोड़ी देर के लिए कोस्ट निकालना सीख लो कि कोस्ट क्या आई, फिर वो 12% कोस्ट का जोड़ रहा है और उसको सेल कर रहा है। सेल किसको कर रहा है? बी ने जो माल बना उसका 40% अहमदाबाद के ए को सोल्ड किया, जिस पर 12% की टैक्स रेट है, और 20% मुंबई के एन को सोल्ड किया, जिस पर CGST SGST 12% है। ये तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन है जिसने दे दिया CGST IGST SGST, नहीं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ सकता था कि कौन सा बायर सेलर कहाँ के हैं, CGST SGST का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। क्लियर है? अब आपको CGST SGST IGST की नेट लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स लाइबिलिटी यदि कोई हो तो की गणना जून 2021 माह के लिए कीजिए। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल करता हूं, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आप पहले क्वेश्चन को ब्रेन में एडजस्ट करें। हमने माल खरीदा 1,18,000 का, कितने का माल खरीदा? 1,18,000 का माल खरीदा IGST सहित। फिर हमने 1,05,000 का माल खरीदा लोकल, CGST SGST सहित। फिर हमने कंपोजिशन वाले से माल खरीदा 35,000 का, और 40,000 हमने उस पर खर्च कर दिए। कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन कॉस्ट कब आएगी? जब माल में से टैक्स हटा दें। तो टैक्स का पैसा तो हम वापस लेंगे ना, उधार दिया हमने सरकार को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसमें हम 12% प्रॉफिट जोड़ेंगे और हमारी सेल आ जाएगी, और सेल पे वापस हम टैक्स लगा देंगे और 15 नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। वापस सुनो, सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनवॉइस ऑफ बी के लिए इनवॉइस क्या है? या आपको ये पता चल गया ना, कच्चा माल, इसका मतलब हम तैयार माल बेच रहे हैं। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनवॉइस वैल्यू फॉर बी, या ऑफ बी एक ही बात है, फॉर ऑफ के चक्कर में मत पड़ना है ना। हम माल बना रहे हैं, मान लो फर्स्ट ईयर में है,
तो हमने गुड्स परचेज फ्रॉम, कहाँ से, हम खुद कहाँ के हैं, हम मुंबई के हैं, ठीक है, बी मुंबई का ध्यान रखना, हम अपने आप को बी मान रहे हैं, मुंबई के हैं, और कहाँ से खरीदा, हैदराबाद से खरीदा। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है, सही है। ये हैदराबाद से हमने माल खरीदा, कितने का खरीदा, 1,18,000 विथ टैक्स है, विथ टैक्स है ऊपर तो नीचे भी टैक्स, इनटू 100, तो ये 1 लाख का तो हैदराबाद, आप करे हो 1,18,000 का खरीदा, ये तो IGST 18,000, 1 लाख का माल खरीदा, 18% 18,000 टैक्स जोड़कर 1,18,000 दिए थे, लेकिन 1,18,000 हमने टोटल दिए हैं विथ GST, और GST का पैसा हमें सरकार से वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। फिर किससे खरीदा आपने, लोकल खरीदा, लोकल परचेज, देखो ये 1,05,000 विथ टैक्स इंटू 100, मतलब विदाउट टैक्स इंटू 100 था ना, मैंने यूं माना है कि गुड्स 100 का टैक्स 5 और विथ टैक्स 105, तो माल की कॉस्ट प्लस टैक्स विथ टैक्स, ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख का। ये कंपोजिशन परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर, ठीक है, इसमें टैक्स नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो कंपोजिट स्कीम अपनाता है वो हमें इनवॉइस नहीं दे सकता, वो हमें इनवॉइस नहीं देगा, वो तो हमने जो माल दिया है वो एक तरह से हमने उसको कॉस्ट ही मानेंगे हम। कितना है, 35,000, ये 35,000, समझ गए। और अब आपके अदर एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस कितने हो गए, 40,000, तो ये आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 275, ऐड करेंगे 12% प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट तो तब करेंगे जब बेचेंगे, हमने पूरा तो बेचा नहीं है, तो टोटल कॉस्ट आ गई 2,75,000, ठीक है। अब हम बेच रहे हैं इस माल को, इसका 40% तो भेजा अहमदाबाद और 60% या कितना 20% मुंबई, ठीक है। अब मैं सेल कर रहा हूं, ये तो मेरी क्या है, कॉस्ट है, यहां ध्यान रखना 18,000 IGST, मैं इधर IGST लिख देता हूं, ये टैक्स लिखता हूं ना, इनपुट टैक्स, यूं ही समझाने के लिए, ये 1 लाख 18% 18,000, ब्रैकेट में लिख देता हूं IGST, ये 1 लाख का 5% 5,000, तो ये इसमें आ जाएगा 2,500, 5,000 के 2 पार्ट कर रहा हूं मैं, वापस सुनो, ये 1 लाख है, टैक्स रेट क्या है 5%, तो कितना हो गया 5,000 हो गया, क्या 5,000 एक का है, नहीं, लोकल सेल है, लोकल सेल है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल और स्टेट, तो CGST और SGST, हटा दो इसको एक बार, कॉस्ट आ गई 275, पता है आपको टैक्स का। अब देखो देखना, अब है सेल्स एट मुंबई या हैदराबाद, कहाँ बेच रहा है ये, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है, अदर स्टेट को बेच रहा है, कितना बेच रहा है, ये जो 2,75,000 है, इसका कितना परसेंट, 40%, ठीक है। और फिर कर रहा है लोकल सेल,
ये 2,75,000 का कितना परसेंट? 20%, बाकी स्टॉक है। ठीक है, तो ये 2,75,000 का 40%, 1,10,000 ऐड करेंगे 12% प्रॉफिट, $13,200 कितना हो गया? 123,200। मेरी बात समझ गए क्या? मैंने जो माल की लागत थी ना, दो जगह बेचा तो पहले प्रॉफिट नहीं जोड़ा, क्योंकि अगर मैं टोटल में प्रॉफिट जोड़ने का राइट नहीं रखता। मैंने इस कॉस्टिंग का माल उसको दिया, ऐड कर दिया 12%। अब यहां कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट IGST कितना परसेंट है? 12%। 12 है क्या? ठीक है, तो 14784 ये सेलिंग प्राइस वो अलग अलग हो ही जाएगी। इधर आपके लोकल जो सेल कर रहे हो आप, ये कर रहे हो 2,75,000 की कॉस्ट है, 20% तो 55,000। ये तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे आप, प्रॉफिट कितना परसेंट? 12%, तो 55,000 का 12% 6,600, तो ये हो गया 61,600 लोकल सेल्स आ गई है। ठीक है, इसमें करेंगे आउटपुट, क्या भी रहा है? CGST और आउटपुट SGST। कितना? 6%, 6%, 3,696 और 3,696, ये हो गया। ये तो हो गई सेल। अब हम काम कर रहे हैं, टैक्स का हिसाब कर रहे हैं। किसका? कि कितना देना है, ये आगे ट्रांसफर होगा। तो ये तो आ गया समझ में। इसके बाद आप करेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी या आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तीन तरह के टैक्स है, कौन कौन से हैं? CS और I। तो ये CGST, SGST और IGST। CGST, SGST और IGST जो आपके पास आ रखा, देखो CGST में कितना है? 3,696, ये 3,696, और IGST में कितना है? ये 14,784। वापस समझो, ये हमने बेचते टाइम जो टैक्स लिया था, कौन सा? बेचते टाइम जो टैक्स लिया था वो आउटपुट टैक्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहां से स्टेट गवर्नमेंट का, यहां से, और IGST यहां से। ये हमारे पास लोगों से पैसा आया है ना, लेकिन पूरा माल हमने भी बेचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, जो हमने सरकार को पैसा दे रखा है। सरकार हमें कह रही है पैसा जमा करो, किसका? कि आपने माल बेचते टाइम टैक्स लिया था, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा आपके पास पड़ा है। तो गवर्नमेंट कह रही कितना पड़ा है? तो आपको अगर याद हो तो यहां 18,000 रुपए थे, याद हो तो अभी मैंने हटाया था। कौन सा? 1,18,000 का जब माल खरीदा था। कहां से खरीदा था? कहां से खरीदा था? हैदराबाद से खरीदा। कितने का? 1 लाख का माल 18,000 टैक्स देके 1,18,000 में खरीदा था ना। तो 18,000 हमने उसको दे रखे थे कि सरकार के पास हमारी तरफ से जमा करा देना, IGST का। तो ये 18,000 यहां हमारा पड़ा है, समझ गए। फिर हमने क्या दिया था? 2,500 दिया था। तो पहले इस 18,000 का एडजस्ट करो, बाद में नंबर आएगा उसका। तो यहां पर कितना है?
सरकार कितने मांगती है? 14,784 और हमारे कितने हैं? 18,000। तो यहां पर ये जो 18,000 हमारी सरकार के पास जमा है, उसमें 14,784 का कर्जा चूक गया, ठीक है। और कितना बच गया? 3,316, 3,216, 16, हाँ 16, ठीक है। तो ये 3,216 किसको दे देगी? CGST, स्टेट को नहीं देगी। IGST पहले किसको देती है? किसको देती है? CGST को, बाद में होता है किसी और को। तो अब यहां पर या कितना लिखूं? 14,784, ये तो जीरो हो गया। ये अभी 3,696 लाइबिलिटी है और यहां पर कितनी लाइबिलिटी है? कितने? अरे यहाँ हमारा वो हो गया ना, जोड़ना क्यों पड़ेगा? ये सरकार मांगती है और ये हमारी सरकार के पास पड़े हैं, ठीक है, कटवा दिए हमने। तो कितना हो जाएगा? 480, ठीक है। तो ये 480 इतना सरकार और मांग रही है। अब हमारे पास ये इनपुट और पड़ा है किसका? CGST और SGST। तो CGST कितना है? 2500, SGST कितना है? 2500। CS को नहीं देगी, SC को नहीं देगी। तो यहां पर 480 रुपए मांगती है और हमारे कितने पड़े हैं? 2500 रुपए पड़े हैं। तो 2020 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और वहां पर हमें कितना? 1196 क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। जो हम मांगते हैं तब तो सरकार देगी नहीं, कह देगी बाद में काट लेना। और जो सरकार हमें मांगती है वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार माल खरीदा 1,18,000 का, हमने लोकल माल खरीदा ये 1,05,000 का। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। हमने लोकल कंपोजिशन वाले से, इस पे टैक्स रेट 18% थी, इस पे टैक्स रेट क्या? 5%। लोकल कंपोजिशन वाले से खरीदा 35,000 का और ये एक्सपेंस हो गए हमारे कितने? 40,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। माल हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये माल खरीदा, कच्चा माल, ये कच्चा माल, ये कच्चा माल, ये हमारे खर्चे लगने से माल बन गया, ठीक है। अब माल बन गया तो लागत में 12% प्रॉफिट जोड़ा और 40% माल हमने क्या किया? अहमदाबाद। 20% माल लोकल और 40% पड़ा है। इसका हमें हिसाब करना है, ठीक है। यह 18% टैक्स है, यह टैक्स है 18%। तो मैं कर देता हूं लेस टैक्स, ठीक है। लेस टैक्स कर रहा हूं तो जो 1,18,000 है इंटू 100/118 करूं, इंटू 100/118 करूंगा तो यहां पर 18,000 आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो ऊपर की उड़ा देना, या बताऊं? यहाँ 1,18,000 रुपये बटे हुए 118 इंटू 100 करेंगे तो ये इंटू 18 करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। पिछली बार 100 से कराया था, मैंने सीधी अमाउंट निकाली थी, ठीक है। इस बार भी मैं सीधी निकालता हूँ, नहीं तो दो विचारधाराएं पैदा हो जाएगी। पिछली बार तो आपने अभी थोड़ी देर पहले तो इंटू 100 किया था, तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अपने आप इन दोनों का डिफरेंट क्या आ गया? टैक्स आ गया। इधर आपके 1,05,000 है, ये 1,05,000, समझ गए? 1,05,000 में किससे डिवाइड करेंगे? ये 5% टैक्स है तो 105 से इंटू 100 कर लिया तो ये आ गया आपके 1 लाख। तो टैक्स क्या हो गया? 5,000। इसमें कोई टैक्स नहीं है, कंपोजिशन वाले का कोई टैक्स वो नहीं होता है, खर्चे में कोई टैक्स नहीं है। तो ये आ गया 2,75,000। यहाँ तक आ गया क्या? एकदम सिंपल। इसको मैंने यूं लिखा था, वापस समझाने के लिए यूं लिख दिया। क्लियर है? ये 2,75,000 उस माल की हमारी कॉस्ट आई थी बनाने की।
अब हम क्या कर रहे हैं, 12% प्रॉफिट जोड़कर 40% तो बेच रहे हैं कहाँ, अहमदाबाद, और 20% बेच रहे हैं लोकल, और बाकी हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। तो जो हमने अहमदाबाद बेचा है पहले उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लें, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस इस तरह से बना देता हूं, जो आपके समझ में आए, जैसे समझ में आए ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये अहमदाबाद वाले के लिए और ये लोकल वाले के लिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ तुम चाहो तो मैं यहाँ 12% यहाँ जोड़ सकता हूँ, फिर मैं 60-40 कर लूँगा, ठीक है। तुम चाहो तो मैं पहले 2,75,000 ये जो है ना, इसको मैं किसमें 40% अहमदाबाद और 2,75,000 का 20% लोकल बेचा, तो 2,75,000 का 40% कितना होता है 1,10,000, और ये 55,000, सिंपल एकदम। 2,75,000 का 40%, 2,75,000 का 20%, ये है बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई, फिर मैं करूंगा ऐड करूंगा प्रॉफिट, कितना परसेंट 12%, किसका 110 का 12% कितना हो जाएगा 13,200, और इसका 6,600। यहां तक समझ गए क्या, समझ में आ गया क्या। अब यहां हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 1,23,200 इसको बेचा और 61,600 का इसको बेचा, ये आ गई सेल्स। अब मैं लगा रहा हूं टैक्स, जीएसटी, क्या लगा रहा हूं, ये अहमदाबाद बेचा लिखा हुआ भी है, तो कितना परसेंट है 12% आईजीएसटी है, उस पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो 1,23,200 का 1,23,200 का कितना परसेंट 12%, 14,784, इसके ये नहीं है सीजीएसटी है। इधर आपके 61,600 का कितना परसेंट 6%, ये 3,696, ये 3,696। अब मेरी बात ढंग से सुनना आप, अब ये तो हो गई एक तरह से सेल्स वैल्यू हो गई, और ये विद टैक्स सेल्स वैल्यू हो गई, जोड़ते हो तो। अब मेरी बात ढंग से समझना, अब बात आती है टैक्स गवर्नमेंट को कितना दें या कितना आगे ट्रांसफर होगा। तो यह रूल समझो, जो माल बेचते टाइम हमारे पास पैसा आया वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, आउटपुट, और जो माल खरीदते टाइम हमने लोगों को दिया वो इनपुट टैक्स। तो यहां हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, हमने जो पैसा डिपॉजिट करवाया था टैक्स का, उसके हम छूट ले रहे हैं यहां पर, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब रूल क्या है, सबसे पहले आईजीएसटी का हिसाब होगा, आईजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी इनपुट पहले खुद को देगा, फिर बच गया इनपुट में तो सेंट्रल को देगा, फिर बच गया तो स्टेट को देगा। पहले आईजीएसटी का हिसाब करेंगे। तो देखो आईजीएसटी में हमारे बनते कितने हैं, कर्जा कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, ये है, और हमारे पास एसेट्स कितनी है 18,000। तो आईजीएसटी कवर हो गई, और कुछ पैसा बच गया हमारे पास, जिसको हम कहां देंगे सीजीएसटी, और बाकी तो जरूरत नहीं। फिर आपकी ये जो कर्जा है ये 5,000 पड़ा है आपके पास, 2,500 सीजीएसटी और 2,500 एसजीएसटी, समझ गए। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी उधर रखूं, चल कोई बात नहीं उधर रख देता हूँ, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये उधर इसलिए रख रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले करवाया तब उधर रखा था, तो सिमिलरिटी लाने के लिए। तो यहाँ आपके कर्जा, ये आउटपुट बेचते टाइम, आउटपुट में कितना कर्जा हुआ
ये 3696 का कर्जा कहां से ले रहा हूं देख लो आप, ये 3696, ठीक है, ये 3696 और ये 14,784, ठीक है, तो ये 14,784, क्लियर। अब यहां पर इनपुट में सबसे पहले मैं हिसाब कर रहा हूं आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी के मेरे पास 18,000 रुपए पड़े हैं, इनपुट दिया हुआ पड़ा है मेरे पास। आईजीएसटी को कितना चाहिए, सिर्फ 14,784 चाहिए, तो इनपुट में बच गया ना, तो बचे हुए की छूट मैं यहां से लूंगा, बचे हुए की छूट कहां से, सीजीएसटी से। सीजीएसटी कवर होने के बाद बच जाए तो एसजीएसटी में, तो यहां पर आपके कितना आया था 3216, ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपके जो बचा है दूसरा, ये तो हो गया आईजीएसटी वाला, अब इधर सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट कितना पड़ा, यहाँ 2500 पड़े, यहाँ 2500 पड़े, ठीक है। अब पॉजिटिव में आए तो आपको पेड करना पड़ेगा और देना पड़ेगा, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब सरकार में हम मांगते हैं तो सरकार हमें देगी नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर देगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सेकेंड यूनिट में जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट में दोनों प्रैक्टिकल थे, किसी ने वो कर लिया, कौन सा, एक्सचेंज वाला, और किसी ने ये कर लिया, जो जिसको समझ में आया, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। अब सेकेंड में देखते हैं, इसमें है मिस्टर एक फुटकर व्यापारी जो कि स्टॉक नहीं रखते, ये माल नहीं रहता इनके पास स्टॉक में, सारा बेच देते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन देखो आप, इन्होंने माल खरीदा 50 लाख का, खरीदने दो, और माल बेचा कितने का, सभी टैक्स सहित 60 लाख का। ये कह रहा माल खरीदा 50 लाख का, जीएसटी 5% है, और माल बेचा कितने का, 60 लाख का, टैक्स सहित, मतलब इसमें टैक्स और सेलिंग प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। बताइए कि उसे समझौता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चयन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यदि उसकी बिक्री पर कंपोजिशन स्कीम 1% है। अगर वो कंपोजिशन अडॉप्ट करता लेता है तो 1% टैक्स लगता है। ध्यान रखना, कंपोजिशन जो लेता है वो टैक्स खुद की कॉस्ट का पार्ट मानता है, उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती। कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, और कंपोजिशन जो नहीं लेता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्या क्या फर्क बता रहा है। जीएसटी के नियमों के अंतर्गत खर्चे 1,20,000 होंगे जो 50,000 तक घट जाएंगे यदि कंपोजिशन योजना अपनाता है तो। ये कह रहा है अगर वो कंपोजिशन अपनाता है तो पता है क्या होगा, कंपोजिशन अपनाता तो क्या होगा, 50,000 खर्चे घट जाएंगे, और अन्य वे कितने हैं, 3 लाख है, ठीक है, वार्षिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए। हम ये मानते हैं पहले नॉर्मल स्कीम में क्या हो रहा है, देखो देखो नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दोनों की। कॉस्ट कैलकुलेट क्या करें, तो यहां पर आपके सेल्स वैल्यू लिख रहे हैं, कितने में बेच रहा है, 60 लाख में, विद टैक्स है, 60 लाख है विद टैक्स, ठीक है। लेस करते हैं टैक्स, इसमें जुड़ा हुआ है कितना परसेंट, 5% जुड़ा हुआ है ना। माना कि 100 रुपए में बेचते हैं, 5 रुपए टैक्स, तो 105, तो यहां हो जाएगा आपके 60 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 5 कर दूं, टैक्स आ जाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 285,714। और इसमें जो आएगा ना, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है,
इसमें तो उसको देना है ना टैक्स 60 लाख का, तो 60 लाख का 1% 60,000। ये चीज समझ में आ गई क्या? क्या चीज? इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, 60 लाख की सेल है, 60 लाख पर वो खुद देगा 1%। इसमें 60 लाख में टैक्स जुड़ा हुआ है, समझ गए? इसलिए मैंने यहां पर इंटू 5/105 किया और यहां पर मैंने 60 लाख का 1% किया। ये वर्किंग नोट में कर लेना चाहिए। अगर इसमें भी जुड़ा हुआ होता तो 1/101 करता। ये फर्क है एक तो यहां पर आपके 60 लाख में से डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57,14,286 ये आएगा ना। 60 लाख माइनस 285,714 तो ये 57,14,286 और यहाँ आपके 59,40,000। ये क्या है? ये सेल्स आफ्टर टैक्स, ये सेल्स विद टैक्स थी। समझ गए? ये आपके नेट सेल आ गई एक तरह से, जो पैसा उसकी जेब में आया। अब ये आपके कोस्ट देखो, कोस्ट क्या है? सिंपल क्वेश्चन एकदम। कोस्ट कितनी है? सबसे पहले 50 लाख है। 50 लाख क्या है? ये माल खरीदा या क्या है? माल की लागत परचेज है ना, ये परचेज है। ये 50 लाख और इधर 50 लाख प्लस टैक्स। इसमें तो टैक्स रिफंड हो जाता है, इनपुट क्रेडिट मिल जाती है, पता आपको? उसमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती। माल खरीदा कंपोजिशन स्कीम में, जब कंपोजिशन स्कीम में माल खरीदा तो ध्यान रखना टैक्स कोस्ट का पार्ट है, टैक्स कोस्ट का पार्ट है। और अगर आप कंपोजिशन नहीं लेते हैं तो जो टैक्स आपका बनता है इनपुट क्रेडिट मिल जाती है। इसलिए 50 लाख का यहां पर 5%, 2,50,000 कैसे आया? ये 50 लाख का 5% कितना? ये 250। क्लियर? अब खर्चे जोड़ लो। एक्सपेंसेस क्या क्या है? ये आपके एक तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, या मेंटेनेंस के खर्चे, या 1,20,000। अगर कंपोजिशन अपनाएंगे तो ज्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं लगेगी, तो 50,000 तक घट जाएंगे। मतलब कितने रह जाएंगे? 70,000, 50,000। क्या लिखा हुआ है? 50,000 तक घट जाएंगे, अप टू लिखा हुआ है ना। अगर ये कहता है 50,000 से घट जाएंगे तो मैं 50,000 कम कर देता। ये कह रहा अप टू 50,000, ठीक है। और अदर एक्सपेंस दोनों में 3 लाख है, अदर एक्सपेंस दोनों में 3 लाख है, तो यहां पर आपके 3 लाख। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इधर 50 लाख आपके कॉस्ट जोड़ लेते हैं। कितनी हो गई? 50 लाख 5420, ये 54,20,000 कॉस्ट। इधर आपके 56 लाख कॉस्ट। समझ गए? अब यहां पर प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके 57,14,286 माइनस 54,20,000, तो 294,480, 280। अगर ये स्कीम अपनाते हैं नॉर्मल स्कीम तो हमारी कमाई है 2,94,280। और अगर नॉर्मल स्कीम नहीं अपनाते हैं, ये वाली रखते हैं, तो 59,40,000 में से 56 लाख माइनस करो, कितना आ रहा है? 3,40,000। अगर कंपोजिशन स्कीम अपनाते हैं तो कितना? 3,40,000। और कंपोजिशन स्कीम नहीं अपनाते हैं तो ये वाला प्रॉफिट होता है। समझ गए? फायदा किसमें है? इसमें है। तो हम क्या करेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? कि कंपोजिशन स्कीम अपनाई जाए। ठीक है, आ गया समझ में? अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट यूनिट है। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो कस्टम का आया था और कस्टम का ही आता है। देखें,
बेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2 लाख येन जापानी की जापानी करेंसी है येन एफओबी पर एक मशीन खरीदी। अन्य विवरण इस प्रकार है। भारत जापान से भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा, जापान से भारतीय बंदरगाह तक भाड़ा, बंदरगाह से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जहाज पानी से आ रहा है, पानी से आ रहा तो एक्चुअल ले लेंगे। इंश्योरेंस दे रखा है, भारत में बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम चुकाया 10,000 रुपए, कहां चुकाया, भारत में चुकाया, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा ये जो 10,000 रुपए हैं ये कहां का भाड़ा है, एक तो भारत से पहले का है या भारत में माल उतरने के बाद का है, तो इस पे बाद में सोचेंगे हम। जापान में एडवाइस देने वाली फर्म को डिजाइन शुल्क के 30,000 येन, कितने एडवाइस फीस दे रखी है 30,000 येन, तो जापान में दिए, जोड़ लेंगे। मैसर्स बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड ने मशीन से रिलेटेड विकास कार्य के लिए 50,000 रुपए भारत में चुकाए। डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, तो कस्टम लगने के बाद कर रहे हैं, तो भारत वाला ये नहीं लेंगे। भारतीय बंदरगाह से कारखाना तक, भारतीय बंदरगाह से कारखाना तक नहीं लेंगे। और फिर आपको रेट दे रखी है, बोर्ड की रेट लेंगे, ध्यान रखना 2 रेट दी हुई है, एक तो दे रखी है बोर्ड की और दूसरी दे रखी है बाजार में एक्सचेंज रेट, तो हम किसकी लेंगे, बोर्ड की लेंगे। मैसर्स बालाजी लिमिटेड ने बैंक को 1 येन मतलब 3 रेट दे दिए एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं, हम किसकी लेंगे, बोर्ड वाली ले लेंगे। भारत में एजेंट को दिए गए देय कमीशन एफओबी का 5%, तो एफओबी का 5% हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे, ठीक है। मशीन अगस्त 2021 में आयात की गई थी, सीमा शुल्क की रेट दे रखी है 20%, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(7) के तहत आईजीएसटी दे रखी है 12%। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज, टैक्स आपको दोनों चीज बतानी है, एक तो एसेसेबल वैल्यू फाइंड करनी है, फिर टैक्स लगाना है। वापस सुनो ढंग से, सबसे पहले हम एफओबी ले लेते हैं। एफओबी कितना है, 2 लाख येन है, एफओबी कितना है, 2 लाख येन है। फिर इंश्योरेंस अलग से दे नहीं रखा है, तो ये जो 10,000 रुपए इंश्योरेंस दे रखा है ना, हम ये मानेंगे कहाँ का है, जापान से भारत आने तक का है, भारत में उतरने के बाद का नहीं लिया जाता, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन वापस समझो। देखो जापान की इधर मान लें, मान लेते हैं, मानने में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, शॉर्ट में समझा रहा हूं ना, तो यहां लिखेंगे एफओबी। एफओबी कितनी है, 2 लाख, मुझे वो बताना येन में ही बताना है ना, तो 2 लाख येन, ये 2 लाख येन हो गई एफओबी, ठीक है। अब यहां जितने भी खर्चे हुए नहीं, यहां ये जोड़ने हैं, इसके बाद आपको यहां से यहां का फ्राइट जोड़ना है। मान लो यहाँ पोर्ट है, यहां से यहां का फ्राइट जोड़ देंगे और यहां से यहां का इंश्योरेंस जोड़ देंगे। हमारी फैक्ट्री मान लो यहां है, तो यहां के बाद का कोई खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, जापान से भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा, ये जापान यहां से कहां तक का, भारतीय बंदरगाह यहां का, ये भाड़ा दे रखा है, ठीक है। तो यहां बाद में जोड़ेंगे, यहां के बाद कस्टम एफओबी के बाद यहां कर दो एड फ्राइट, जोड़ना तो है ही, ये जगह छोड़ दी, कस्टम एफओबी के बाद जोड़ देंगे, कितना है 20,000 येन। ये हमने पॉइंट कर दिया पूरा, ये तरीका होना चाहिए आपके पास, ताकि बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। एफओबी ले लिया, फिर कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद कस्टम एफओबी आएगा, फिर प्राइट और इंश्योरेंस, यहाँ 2 ही चीज आएगी, ध्यान रखना, एक तो प्राइट आएगी और एक इंश्योरेंस आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसको बोलेंगे CIF। क्लियर है ये तो। थर्ड पॉइंट देखो, इंडिया में बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम चुकाया, हालांकि इंडिया में चुकाया, यहाँ चुकाया, लेकिन इंश्योरेंस तो यहाँ का ये नहीं है, ये नहीं कह रहा कि भारत में उतरने के बाद बीमा करवाया, इसका मतलब रास्ते का बीमा है। अब ये क्या है, 10,000 रुपए है, रुपए है ना, तो मैं इसको क्या करता हूं,
ये इंश्योरेंस 10,000 रुपये, इसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर देता हूं। कौन सी एक्सचेंज रेट? बोर्ड वाली 0.5215। हाँ उठा के बोल दो एक बार फटाफट। ये आपके 19,175 पॉइंट समथिंग है, तो ये हो गया 19,175। ठीक है, इंश्योरेंस आ गया। आगे ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा है डिजाइन के 30,000 येन। तो डिजाइन तो भारत में आने के बाद थोड़े बनाइए, तो डिजाइन आपके 30,000 येन। ठीक है, मेसर्स बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड ने मशीन से रिलेटेड डेवलपमेंट 50,000 भारत में चुका है, या नोट डाल देना। डेवलपमेंट का खर्चा किसका? डेवलपमेंट का एक्सपेंस भारत में किया गया है, नहीं लिया जाएगा। डेवलपमेंट का खर्चा भारत में किया गया है, या मशीन आने के बाद यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं लिया जाएगा। नोट डालना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है? भारतीय बंदरगाह से कारखाना तक, भारतीय पोर्ट से इंडियन पोर्ट से फैक्ट्री तक का भाड़ा लोगे क्या? नहीं लेंगे। तो यह दूसरा नोट डाल देना। ठीक है, डाल दोगे? अब मुझे एक्सचेंज रेट 3 दे रखी है। देखो 3 एक्सचेंज रेट है, एक तो है बोर्ड की रेट, एक है बाजार की रेट, और एक है मेसर्स बालाजी ने बैंक को जो पेमेंट किया उस टाइम की रेट। तो ध्यान रखना रेट किसकी ली जाएगी? तीसरा है रेट कस्टम बोर्ड की लेंगे। किसकी लेंगे? जो कि कितनी है? कितनी है? 0.5215। ठीक है, अब और कोई एक्सपेंस तो नहीं रह गया। भारत में एजेंट को कमीशन देना है, ये भारत में एजेंट को कमीशन, एजेंट दलाल भारत का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो यहाँ दलाल भारत का है, तो भारत में एजेंट को कमीशन देना है। जब भारत में एजेंट को कमीशन देना है, इसका मतलब क्या हुआ? सौदे का ही है, क्रय कमीशन नहीं है, तो लेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर कर देंगे कमीशन। ये 2 लाख का कितना परसेंट? 5%। कस्टम एफओबी का नहीं, किसका? एफओबी का। समझ गए? अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये 2,40,000 क्या हो गया? कस्टम एफओबी। फिर आपके 279,175 CIF। अब यहाँ क्या करेंगे? एसेसेबल वैल्यू। मैं CIF और एसेसेबल वैल्यू को एक ही मानता हूं। अगर फॉरेन करेंसी में है तो CIF, और इंडियन करेंसी में है तो एसेसेबल वैल्यू। तो ये हो गया 279,175 इंटू 0.5215। 279,175 इंटू 0.5215। तो ये हो गया आपके 279, गलत हो गया क्या? फिर 1,45,590 हो रहा है। ठीक है, 1,45,500, तूने 1 करोड़ बोला, मैंने सोचा क्या हो गया। 1,45,590। ठीक है, ये क्या आ गई? एसेसेबल वैल्यू आ गई। टैक्स किस पर लगता है? एसेसेबल वैल्यू पर लगता है। अब हम लगाएंगे टैक्स। ठीक है, 2 मिनट और, फिर आपके कंप्लीट पेपर। ये आपके कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले क्या लगाओगे? BCD। BCD कितना परसेंट दिया हुआ है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? AV इंटू रेट। किसकी रेट? BCD की रेट। AV क्या है? 145,590 इंटू रेट क्या है? दिया हुआ है ना, ये 20%, तो 29,118। 29,118। ठीक है, और क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं है, कोई CVD नहीं है, कोई स्पेशल CVD नहीं है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पर लगता है? BCD पर, और वो टोटल पर लगता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो देख लेते हैं 29118 का, ठीक है, 291.8 करूं क्या, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, 1 रुपया 20 पैसे हमने ज़्यादा ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, IGST, तो IGST लगाना है आपको, तो यहाँ तक का जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया आपके ये 29118 प्लस 2912 है, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर IGST किस पे, एसेसेबल वैल्यू प्लस अभी तक की अमाउंट, BCD SWS की टोटल का परसेंटेज, तो यहाँ आपके एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस SWS इंटू रेट, ठीक है, कितना परसेंट है, 12%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एसेसेबल वैल्यू कितनी है, इसको हटा दूं, ये एसेसेबल वैल्यू 145590 प्लस BCD कितनी है, BCD कितनी है 29118, ठीक है। जल्दी तुम्हें, जो कोई पहली बार करेगा उसको तो ढंग से देखना पड़ेगा, प्लस 2912, उसका कितना परसेंट, 12%। अब बोल जाओ चाहे कितना, 21314, ठीक है, और इसकी टोटल कर लेंगे तो क्या ये आएगी, कस्टम ड्यूटी जो भी आए कितनी आ रही है, 53344। ये आपके पेपर कंप्लीट, ये 2018 का पेपर आप इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में आते आते हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ गई, तुमने बढ़ा दी, थक गए तुम सारे, ठीक है।